बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन अगर कोई डेवलपमेंट देखें तो वो डेवलपमेंट दिखाई नहीं देती, बल्कि वो रेफ्ट दिखाई देती, और वो खलीज इस हद तक वाज़े दिखाई देती है कि जिससे बजट की मंजूरी और फिर हुकूमत के देर पार टिकने के ऊपर एक सवाल खड़ा हो जाता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, इसके दरमियान हम आहंगी किस हद तक है। बिलावल भुट्टो की बज़ाहिर जो मुलाकात है, उस मुलाकात से पहले जो गर्मी एक पैदा हुई कि जिसमें इब्तदाई तौर पे हनीफ अब्बासी साहब का बयान आया और उन्होंने हत्तके इज़्ज़त बिल से शुरू किया और उन्होंने कहा कि बाहमी रजामंदी से गवर्नर साहब जो हैं वो गए और एक्टिंग गवर्नर जो हैं उन्होंने बिल की मंजूरी दी, जो बाकायदा तौर पर फिर कानून बना। उन्होंने ये भी बात की कि बजट के हवाले से तजावीज़ जो हैं वो इनकी ली गई, इनके साथ बातचीत भी हुई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये तो हो नहीं सकता कि आप आईनी ओहदे भी रखें और हुकूमत के मुखालिफ भी चलते रहें। उन्होंने कहा कि हर मामले के ऊपर इनके साथ मुशावरत है और ये हुकूमत को इस तरीके से इल्ज़ाम नहीं दे सकते। उसके जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये बात की कि 45 नशस्तें हमारी बड़ी अहमियत की हामिल हैं, हुकूमत उसके ऊपर खड़ी है, लेकिन हुकूमत ने बजट में हमारे साथ बातचीत तक करना गवारा नहीं की। और उन्होंने कहा कि अगर हम हिलेंगे तो फिर ये हुकूमत जाएगी और हुकूमत गई तो ये फिर अडियाला जाएंगे। और उसके जवाब में फिर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब कहते हैं कि अगर अडियाला गए तो फिर हम अकेले नहीं जाएंगे, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जाएगी। यानी ये जो हिद्दत है इसमें इजाफा होता जा रहा है। तो क्या ये बज़ाहिर सिर्फ दिखाने के लिए है, पसे पुश्त रवाबित कुछ और तरह के हैं, या मामलात जो हैं वो किसी और तरफ का रवा है। अदालती मंजरनामे के ऊपर भी बात होगी कि अदालत के अंदर जो ट्रिब्यूनल है उसके तश्कील पाने का इख्तियार किसके पास है। फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान पहुँचे जिन लोगों को उनके मुताबिक फॉर्म 45 में तो जीत नज़र आई, लेकिन फॉर्म 47 के नतीजे में हरवाया गया और उन्होंने उसके बाहर खड़े होकर हलफ भी दिया है। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगले दिनों में जो एक रैली मुनज़्ज़म तौर के ऊपर मुल्क गिर तहरीक का जो उनका ऐलान है उस बारे में बात होगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो ये मुलाकात के हवाले से क्या आपको हीट कम होती दिखाई दी बिलावल साहब की मुलाकात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासिर, ज़रा बिलावल साहब की मुलाकात और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात को ये पकड़ के ऐसे साइड पर रख देते हैं। अच्छा जी, ज़रा थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो मैं जी कुछ किताब खोलना चाहता हूँ, जी हक़ाइक़ सामने लाना चाहता हूँ ना। ये किसने कहा कि दोनों अडियाला जेल में जाएंगे? मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, अल्लाह भला करे। ये किसने कहा कि हम नहीं होंगे तो ये अडियाला जाएंगे, हमारा कम नुकसान होगा? पीपल्स पार्टी। तहरीक इंसाफ ने तो नहीं कहा, नहीं। उमर अयूब ने तो नहीं कहा, नहीं। बानी तहरीक इंसाफ ने तो नहीं कहा, वो तो वैसे ही अडियाला। यार मैं बात तो सुनो, उन अलीमा खान साहब ने तो नहीं कहा, अपोजिशन लीडर ने तो नहीं कहा। इसका मतलब है कि दोनों सियासी जमातों के अंदर कोई ऐसी खराबी है, कोई ऐसी करप्शन है, कोई ऐसी दो नंबरी है जिस पर ये खुद कह रहे हैं कि हम नहीं होंगे तुम अडियाला जाओगे, तुम नहीं होंगे हम अडियाला जाएंगे। बाद में दोनों कहते हैं नहीं होंगे तो दो ही अडियाला जाएंगे। ये कोई नहीं कह रहा कि नहीं होंगे, इक़्तिदार नहीं रहेगा, अपोजिशन में चले जाएंगे। ये किसी ने नहीं कहा। आपकी जमात पसंदीदा, मैं ये नहीं कह रहा आपकी जमात आपकी पसंदीदा जमात जिसका क्या कमाल ऐड चलता है, मैं तो परेशान हूं 100 दिन का, उसमें मैं बात करता हूं। आज तो मेरे पास चीज़ें भी काफ़ी हैं ना। बात यह है कि अगर तो जनाबे वाला मोहतरम इस्तेमाब ये आसफ अली जरदारी साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अगर तो हनीफ अब्बासी सच्चे हैं अगर हनीफ अब्बासी, तो भी बस पार्टी जवाब दे क्या ड्रामा है। अगर हनीफ अब्बासी सच्चा नहीं है तो नून लीग फिर अब तक उन्हें बर्दाश्त क्यों कर रही है? नून लीग उनकी पुष्टपनाही क्यों कर रही है? नून लीग ने उनके मौकफ पर किसी एक जगह ये बात क्यों नहीं की कि वो सही है, ये गलत है? और उसके बाद आपने वो सईद गनी साहब जो है कराची, मेयर कराची जो है, मुर्तज़ा वहाब, सॉरी,
उन्होंने जो बात की है कि जनाब हमारा तो एक टन जो है वो लाहौर जितना है, गुलशन कराची जो है वो लाहौर जितना है, हमने तो 1 लाख टन से ज़्यादा कचरा उठाया। तो आप यहाँ पे बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाती हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, इन दोनों में सबसे पहले तो कौम ने ये देख लिया। आप कहते हैं डेवलपमेंट, कोई नहीं डेवलपमेंट है, कौम को आज पता लग गया है। ये इमरान खान नहीं कह रहा, ये गौहर अयूब नहीं कह रहा, ये बैरिस्टर गौहर नहीं कह रहा, अली अमीन कंडा पुन नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को कह रहे हैं जनाब इख्तिदार ना रहा तो हम अडयाला जेल में होंगे। ये नहीं कह रहे कि इख्तिदार ना रहा तो हम जनाब घर में होंगे, हम अपोजिशन में होंगे। और की कितना तुसी अडयाला जेल जान वाला, ये भी गल दा छोड़ो ना, ये पूछ ले ना इनसे क्या किया है इन्होंने। यासर साहब कौन सी ऐसी चीज की है जो इन्होंने अडयाला जेल ही जाना है? पहले तो ये कहते थे ना इमरान खान हमें अडयाला जेल भेज देगा, अब तो ये खुद कहते हम जाएंगे। और वो तो अंदर है, वो तो गिरफ्तार है। ये तो आलम है, ये कौम सुन रही है, ये कौम जान रही है। इल्जाम आप लगाते हैं किसी और पे थे, निकली बात कुछ और है। निकली बात यह है कि एक ही साथ दो में एक दूसरे के काने ने दोनों ने पता है कि जनाब असी एक दूसरे छड़ दिता तो पल्ले साढ़े है कोई नहीं, फार्म 45 47 खुल गया तो फिर मुर भी पल्ले कोई नहीं। तो मुर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन सब ने मिलकर की हुई है। मुझे तो एक बंदे का बड़ा अच्छा मेरा सोर्स, उसने कहा कि अगर ईमानदारी से किसी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी किस पे? तमाम लोगों पे। अच्छा, कुली तौर पर। तो उसने कहा इतनी लंबी लाइन होगी गिरफ्तारियों की, इतनी लंबी लाइन होगी कि कोई सोच नहीं सकता। गंदम स्कैंडल से लेकर उससे पहले आने वाले स्कैंडल, हज स्कैंडल से लेकर उससे पहले आने वाले स्कैंडल, और यहाँ राशन तकसीम में है तो कह रहे हम तो उस हुकूमत, उन हुक्मरानों के नीचे हम वो रहे हैं जो हज भी माफ नहीं करते, जो नेकी के कामों में भी पैसे कमाते हैं, जिनके ठेके भी ऐसे होते हैं, जो अल्लाह के घर जाने वालों को के साथ क्या क्या वहां पे सलूक होता है। इनके अपने कैंपों में सऊदी हुकूमत से नहीं, इनके अपने लोग क्या करते हैं आप सोच नहीं सकते। कितने कितने का हज का वीज़ा बेचते हैं ये, कितने कितने में वो फार्म बिकता है, छोड़ते हैं। किसको कितना ठेका गया किस सड़क का, बड़ी लंबी चीज़ें हैं। जब ये खुलेंगी तो सब जाएंगे, सही सब कह रहे हैं ओए खुदा दा वास्ता जे इकट्ठे हो यो नहीं तो फरे जावांगे। गल तो ये ना सब फरे जाएंगे, नहीं ये कहते हम पकड़े जाएंगे, सब नहीं ये दोनों पकड़े जाएंगे। यासर साहब बात तो ये कहनी चाहिए थी कि अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे तो हुकूमत खत्म हो जाएगी, हम अपोजिशन में चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा, नहीं तो नए इलेक्शन हो जाएंगे। यही कहना चाहिए। आप कह सकते हैं अडयाला जेल का बार बार क्यों कह रहे हैं? वहां पर क्या इन्होंने इनके लिए कोई स्पेशल कमरे तैयार हो गए कमरे तैयार? कमरे हर वक्त तैयार। क्या इंसाफ है आप इन बात करते हो? आज पुलिस ने रिपोर्ट पेश किया उस ऊंटनी वाले मामले पे कि जनाब वो डेरा तो बेगुनाह है, कर दिया रिपोर्ट पेश कि जनाब वो डेरा तो बेगुनाह है, उसके तो खेत ही नहीं थे। 6 लोग थे जिनमें से 2 ने इकबाल जुर्म कर लिया है, बस ठीक है जनाब, 2 कुल्हाड़ियां भी बरामद हो गई हैं, इकबाल जुर्म भी कर लिया है। और ये तो एक आसान सा तरीका है, इससे आसान तरीका है। वडेरे को हमें भी पता था उसको किसी ने पकड़ना, इसलिए उसके मुझे एक बात बताए, एक सरकारी गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें किसी मशीर का नाम लिया जा रहा था कि असला लेकर कच्चे डाको, उनमें से किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? उस खबर के बाद तो उसकी कोई खबर ही नहीं आई। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। यासर साहब आप यहां पे कहते हैं क्यों डर लगा हुआ इनको डर ये नहीं लगा हुआ कि अपोजिशन में नहीं बैठ सकते, डर ये लगा हुआ अडयाला नहीं जा सकते। अगर तुम अडयाला नहीं जा सकते तो वो जो 300 दिन से जायद वहां पे बैठा हुआ है, जिसे तुमने रखा हुआ है, जिस पर अभी तक तुम्हें एक भी करप्शन का तोशाह नहीं, बस वो करप्शन तो नहीं है। ये मुझे ना एक बंदे ने भेजी, उसने कहा राना साहब इंसाफ के तकाजे पूरे करा दिए, आपके प्रोग्राम में डिस्कस हो जाए। ये एक FIR दर्ज होती है यासर साहब, और ये FIR जो है 17/6/2024 थाने से रवानगी तारीख, ये 17 तारीख हुई थी, 3 दिन पहले। हाँ, ये FIR पता किसके खिलाफ दर्ज है? ईद के दिन।
ये FIR दर्ज है मुस्लिम लीग नून के MPA के खिलाफ। अच्छा जी, कहाँ के? साहिवाल के और उनके भाई के खिलाफ। किस वजह से? उनका कौल ये है कि जनाब FIR में लिखते हैं कि जनाब मैं काम करता था, फैक्ट्री में काम करता था मुर्गा 34 कितने अर्सा पहले को इल्ज़ाम लाया। नंबर 1 मोहम्मद आसफ साहिल के मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके कॉल की कोई ज़रूरी काम है, फ़ौरन फैक्ट्री वाक़ सुप्रीम हाउस GT रोड चक नंबर फला फला बुलाया, ज़बरदस्ती वहाँ कैद कर लिया। इसके बाद इस दौरान मुख्तलिफ स्टाम्प पेपर दस्तावेजात जो ब्लैंक थे क्लियर साफ थे, उससे 10 अंगूठे कराए, गन पॉइंट पर कराए, कहा कि अगर 10,000 अंगूठे ना किए तो जान से मार देंगे। और बहाने से साहिल की बीवी शमीम को 15/5/2024 को 10 बजे ज़बरदस्ती बुलाया, स्टाम्प पेपर साइन अंगूठे कराए। फिर साहिल के भाई को बुलवाया, ओके आपके भाई को छोड़ देते हैं। इस तरह साहिल के भाई मोहम्मद इजाज से भी तस्दीक करा लिए और सादा स्टाम्प पेपर पर साइन करवा ली। इसके बावजूद साहिल को ना छोड़ा गया क्योंकि इल्ज़ाम लाया MPA है, नंबर 2 इलाके का MPA है जिसका सरसूख काफ़ी ज़्यादा है। ये FIR में लिखा हुआ है। आखिरकार तंग आकर साहिल की बीवी ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की और शमीम इकबाल बनाम RPO वगैरह, और साहिल को पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि गैर कानूनी हिरासत कस्टडी से बरामद किया और अदालत के हुक्म पर 1/6/2024 को रिलीज़ किया। इल्ज़ाम A1 और 2 ने साहिल को 40 दिन इल्ज़ाम अलाय खान ने अगवा करके आपसे भेजा, मेरे स्टाम्प पेपर वगैरह पर साइन कराए। और इस पर दफ़ा क्या लगती है? ये FIR दर्ज है, मोहम्मद इकबाल खान ने दर्ज कराई है और इसमें उन्होंने जो MPA है जिसका उन्होंने खुद जिक्र कर रहे हैं जनाब, उसका मैं नहीं ये कहता कि नून लीग की क़यादत ने कहा होगा, मैं ये भी नहीं कहता कि नवाज शरीफ इनके सहूलतकार होंगे, मैं ये भी नहीं कहता कि मरियम साहब इनके सहूलतकार, बिल्कुल नहीं कहता। ये मैं FIR पा रहा हूँ ना, मैं FIR के मुताबिक पा रहा हूँ। अब इस FIR के मुताबिक इसमें दरखास्त बरखिलाफ मोहम्मद आसफ मलक फला फला, अरशद मलक शनाख्ती कार्ड नंबर फला फला, पसरान मलक रमजान, अरशद मलक साहब जो है वो MPA है। ये FIR के मुताबिक है। ये गिरफ्तार हो गए, अगवा और अब से जहाँ मेरे घर में अगवा का मुकदमा होता है जी, अगवा की दफ़ा 342 तो है ही। कौन सी दफात लगी हुई है? लगी हुई 342 और 506 सदके जामा में। वहां पे ऊँटनी का जुम्मेदार जो है ना, ऊँटनी को की टांग काटने का जुम्मेदार वडेरा नहीं है। ये अगर DPO भी उन्होंने DPO को भी अदालत ने नोटिस किया, तो इसका मतलब ये है कि ये FIR उस शख्स की मंशा के ऊपर नहीं हुई होगी, ये वाया अदालत हुई होगी जी। MPA के खिलाफ है तो कैसे मुमकिन है कि वो जाके दरखास्त दे दे और हो जाए? अडियाला जावांगे, मैं नहीं जाना अडियाला जेल है, मैं नहीं जाना अडियाला जेल। वो भाई बात यह है कि इंसाफ करो ना। जिस माशरे में इंसाफ खत्म हो जाए, जिस माशरे में सियासतदान ये बात ना कहें कि इक़्तिदार खत्म हो जाएगा अपोजिशन में आ जाएंगे। एक शख्स वो भी तो था ना जिसने अपनी 2 हुकूमतें खत्म कर दी, की ना खत्म, वफाक से छोड़ के आ गए, पंजाब में रिजाइन दे दिया, असम्बली डिसॉल्व कर दी, KPK में कर दी, इलेक्शन लड़े। ये नहीं कहा कि जेल जाएंगे, जेल तो जाना पड़ गया, वैसे काफ़ी लोग जेलों में हैं। तो ये तो यार इन्होंने अगर कुछ किया नहीं, साफ पवित्र है, ठंडे गुलाब हर के गुलाब सुना सड़कों में डाला गया है, तो इन पर भी डाला गया होगा के गुलाब हर के गुलाब है इनका सब कुछ। तो फिर इनको क्या डर है? फिर ये मुझे तो आज सारा दिन ये समझ नहीं है, ये क्यों बार बार कहते हैं कि जनाब अडियाला जाएंगे, वजह क्या है? ये यासर जरा मुझे बता दो बस, मेरा तो इनसे भी सवाल है। 2 वजूहात है ना, एक तो या तो फिर आप समझते हैं कि अडियाला वही जाता है जो हुकूमत में ना हो, या तो फिर आप ये समझते हैं इसका मतलब कि उसका केसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ऑपोजिशन से होने का ताल्लुक मान लें। और अगर ये है कि अडियाला जो बैठा हुआ है उसके ऊपर केसेस जेन्युइन है, तो फिर आप भी ये समझते हैं कि आप पे भी केसेस बनने वाले हैं, वो जेन्युइन होंगे। लेकिन वो तो ऐसा नहीं, इकबाल साहब कहते हैं जब हमने फैसला हो बस अगर हुकूमत चला रही तो 5 साल तक इसको बाहर ना आने दे। वो यार इतना डरते हैं इनसे, इसको बाहर ना आने दे। और पीपल्स पार्टी तुम्हारे साथ, MKM तुम्हारे साथ, मुस्लिम लीग काफ तुम्हारे साथ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तुम्हारे साथ, BAP इनके साथ, BAP इनके साथ, वो सारा कुछ तुम्हारे पास है, और फिर भी तुम कहते हो, अब फिर भी डरते हो। तो क्यों मान क्यों नहीं लेते कि वो अकेला तुम पे भारी है?
मान क्यों नहीं लेते कि अडयाला का कैदी 804 जो है तुम सबसे ज्यादा तगड़ा है? मान क्यों नहीं लेते कि वो सियासत जो है उसके इर्द गिर्द घूमती है? मान क्यों नहीं लेते कि उसके साथ मुज़ाकरत करके हम एक मजबूत पाकिस्तान की तरफ जाएं? आप मान क्यों नहीं लेते? इस पे आते नहीं, आप समझा दिया करें। मानने में जरा खजालत महसूस होती है। तो फिर नहीं, अडयाला की बात मैंने तो पूछनी है, क्या अडयाला जाने की बात क्यों होती है? बात चले, वो अडयाला के डर का उनसर जो है, वो जो आपने बिलावल भुट्टो साहब को जरा साइड पे रखा है, उन्हें दरमियान में रख के फिर उस पर बात। कुछ नहीं होना है, बजट पास होने, एक बात लिख लीजिए, बजट पास हो। ये उसी तरह है जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से आपने इलेक्शन के 2 दिन बाद पूछा कि आपकी मुलाकात हुई लाहौर में? नहीं, याद है आपको जी? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा तय हो गया मामला? नहीं, लो सोचिएगा भी नहीं, हम इनके साथ जाए, अपोजिशन में जाना पसंद करेंगे? हमारी वो क्या है, CAC कौन सी इनकी होती है? CEC का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। यही कहा गया ना, हुकूमत में गए, वो CEC ने फैसला कर लिया। फैसला भी तो ऐसा ही होता है ना। कौन सा फैसला होता है यहाँ पे? सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं होती, पर्ची चलती है, पर्ची। बजट से 1 घंटा आधा घंटा भी पहले नहीं, तमाम टीवी चैनल पे अब टिकट चलवाते हैं बजट का बाइकआउट, हम नहीं जाएंगे बजट में। दार साहब जाते हैं, मिलके आते हैं, कहते हैं खुशखबरी है कौम के लिए। 10 मिनट बाद पता चलता जनाब खुर्शीद शाह साहब भी बजट में बैठे हैं। खुर्शीद शाह साहब भी बैठे थे ना, और मरीज का गालबन 2 दिन बैठे। ऐसे ही हुआ ना पंजाब में भी, आके कहते हैं जनाब हम नहीं, लेकिन मुल्क के वसी तर मफाद और जमहूरियत को कायम रखने के लिए, रिटेल ना होने के लिए जनाब हम जाएंगे। तो यहाँ पे आके आप कहते हैं अडयाला से बचने के लिए हम इकट्ठे हैं। यहाँ पे अडयाला से बचने के लिए इकट्ठे हैं। अडयाला जेल में मेरा तो एक ही है कि कौन सुन ले इस बात को। मैं कौन को सुनाना चाह रहा हूँ ना, मैं पूछे हुक्मरानों से, भाई आप ये क्यों नहीं कहते जनाब हम फला 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 हम अपोजिशन में चले जाएंगे, घर जाएंगे, हम नहीं चाहते जमहूरियत रिटेल हो, हम नहीं चाहते जमहूरियत खत्म हो। ये क्यों कहते हैं आपके लीडर कि अडयाला नहीं जाना चाहिए? जाएंगे तो अडयाला दोनों जाएंगे। भाई दोनों अडयाला जाएंगे, क्या कर दिया आपने? चलिए मान लें इमरान खान ने बड़ा जुर्म कर लिया जी, मान ले जी उसका, सारे दुनिया के जेरे रह गए ना जरा पाकिस्तान अमेरिका को आ रहे हो भी पर्चा इमरान खान दे दो, वो भी दे दें, दे दें। ये जो बारिशें कम हो रही है ना, किसी इलाके में ज्यादा किसी में कम हो रही है, वो भी दे दें। उसे PTI ज्यादा रहते सन, उसे नहीं सन रहते, दे दो जो करना है। लेकिन ये जो हो रहा है, इन पे क्या पर्चे दे रहे हैं? ये जो कह रहे हैं जो जाना है उधर, किन्ने जाना है अडयाला जेल, ये तो जरा यासर साहब अब ये फोन पे मैसेज करके पूछ रहे हैं आप उनसे, पूछ ले उनसे। वो ड्रामा बना दिया, तमाशा बना दिया इस मुल्क को। लोग बेरोजगारी से, महंगाई से तंग हैं। आज फैसल वाडा साहब ने जो बात की है यासर साहब, फिर आप तो बिलावल साहब, और बिलावल साहब का मैंने आपको बता दिया है शाया खाया जा रहा है यार, वहां पे जंगी नाराजगी है। रोटी को ना थोड़ी होती यार, रोटी को ना, रोटी बंदा खा जाती है ना। करो रोटी दे पीछे तो लड़ाई है सर, और लड़ाई किस बात की? तो मिल बांट के खा रहे हैं ना ईशाइये में, तो किसने? तो फिर मिल बांट के जेल जाएंगे या इकट्ठे जाएंगे? ये भी दोनों बता दें। ये फैसल वाडा साहब ने जो आज कह दिया, टैक्स कौन लगा रहा है? ना, वो तो छोटी बात है। अच्छा? उसने क्या, कितने अरकान असेंबली है जो वो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं जो स्मगलिंग शुदा है। जब मैं अगर ये बात गलत है तो फिर फैसल वाडा साहब पर तौहीने हद तक ऐसा लगनी चाहिए, और अगर ये बात सच है तो फिर उन अरकान असेंबली की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यार इस पे आप बोलते नहीं। फैसल वाडा साहब जो हैं वो जो बने हैं सेनेटर, जिनके वोटों से बने, उन्हीं पे बिजलियां गिराई हैं। तो वो गए, देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो वो वैसी मुलाकात है। एक ब्रेक ले लेते हैं, राजा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसके ऊपर मजीद बात होगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त जो मामलात हैं बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत के, और फिर वफाकी हुकूमत के अपने इत्तेहादियों से, यानी बजट की मंजूरी के हवाले से, ये मामलात किस समत को जाएंगे। और दूसरी बात ये कि वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन लोगों का ये क्लेम है कि उन्हें हरवाया गया है, और वो जो आज हलफ देने पहुँचे हैं और फिर
उन्होंने बाकायदा तौर पे ये इस अज़्म का इजहार किया है कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती गाहे बगाहे ये एहतजाज जारी रहेगा और अपनी आवाज़ जो है वो उठाते रहेंगे। तो ये कब तक का पैरामीटर है और कब तक ये हिकमत अमली जो है उनके लिए कोई समर ला सकती है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब अगर आज देखें, सबसे पहले बात ये पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, क्या आपको ये लगता है कि इनके दरमियान रिफ्ट है या आप ये समझते हैं कि ये इनका नया पॉलिटिकल स्टंट है या पॉलिटिकल टैक्टिक्स है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि इनका पॉलिटिकल स्टंट है या क्या है, लेकिन मैं इन दोनों पार्टियों को अगर मैं पिछले 40 साल में देखूं तो अगर आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस बजट के लिहाज से जो उनका मेन कंसर्न है वो ये है कि जो हमने पीएसडीपी के फंड्स के या जो चीज़ें बताई थे वो आपने हमें नहीं दी। मतलब ये है कि जिस चीज़ में पैसा है वो उनको दिया नहीं है। तो क्या ये दोनों मिलके खेल रहे हैं या हमेशा से मिलके खेलते हैं? ये हमेशा से मिलकर खेल रहे हैं और खेलते रहेंगे। अवाम को ये लोग एक चक्कर में डाला हुआ है हमेशा से। पिछले 40 साल से देख लें, ये लोग जोंकों की तरह पाकिस्तान की अवाम का खून चूस रहे हैं और वो खून जिस सूरत में निकलता है, तो विकीलीक्स, पनामा लीक्स, पेंडोरा लीक्स, दुबई लीक्स से आपको पता चलता है कि वो खून यहाँ से जो चूसते वो बाहर जाके अपने बच्चों को दे देते हैं और वहाँ से फिर पता भी नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछे तो ये सारी मिली भगत है। मेरे ख्याल, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा ख्याल ये है कि अगर पीपल्स पार्टी ने देखा कि बगैर पीपल्स पार्टी के PMLN ये बजट पास करा लेगी विद 1 or 2 वोट्स और समथिंग लाइक दैट, तो पीपल्स पार्टी एब्सटेन करेगी, वो इसके खिलाफ नहीं जाएगी। अगर पीपल्स पार्टी ने देखा कि उसके बगैर उनके वोटों के बगैर ये नहीं पास करा सकेंगे, तो पीपल्स पार्टी कंडीशनली इनको वोट दे देगी, कुछ कर देगी। कहीं ना कहीं जमा खर्च होगा। जो अपोजिशन जमाते हैं, जो अपोजिशन में बैठी हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जो बैठी हुई हैं, उनको ये लोग कहेंगे तुम एब्सटेन कर लो। ओवरऑल नंबर्स के लिहाज से ये देखेंगे कि कहाँ हो सकता है, क्या उधर हो सकता है। MQM और इनके साथ मिला के कहीं ना कहीं ये कुछ गेम खेलेंगे, वरना ये नहीं कर सकेंगे। और उसकी सिंपल सी वजह ये है कि वो कहते हैं कि जब शाह के एक इशारे पे अपनों में न्याज़े बढ़ती हों, जब आंखें गुर्बत मारों की हसरत का नजारा करती हों, जब कलमे जालिम जाबिर की अजमत का कसीदा लिखती हो, जब हक की बात कहने पे इंसान की जुबान कटती हो, इस हाल में हम दीवानों से ये कहते हो खामोश रहो। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं, आज आपका माइक भी बंद कर दिया, उसके बावजूद भी आपने सेनेट में बताया कि आप हैं। अब ये बता दें, आज फैसल वाडा साहब ने बड़े इंकशाफ किए कि बहुत से अरकान असम्बली के पास ऐसी गाड़ियाँ हैं जो नॉन कस्टम पेड हैं। तो मेरे मुल्क के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, अगर वो ऐसी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अगर उनका कहना दुरुस्त है जो उन्होंने कहा, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? कैसी असम्बली चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मेरी नज़र में फैसल वावड़ा को जो टाइम दिया था वो टाइम बनता ही नहीं था उनका। ये बजट स्पीच थी, बजट में हर एक का नाम था, मेरा नाम था। फैसल वावड़ा साहब को उन्होंने डायरेक्ट कह दिया आप बताएं कि क्या करें। तो मेरे लिहाज से तो उनका बनता ही नहीं है। लेकिन मुझे एक किसी ने दरमियान में एक वो छोटा सा चुटकुला सा दिया, उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर साहब आप ब्लू आइट नहीं है, इसलिए आपको बारी नहीं मिलेगी। तो ठीक है, अब आ जाते हैं जो फैसल वावड़ा ने बातें की। उन्होंने 2 बातें की हैं। एक, उन्होंने कहा था कि मोहसिन अजीज साहब के रेफरेंस से कहा था कि किसी एक इंसान को उन्होंने बहुत फायदा दिलवाया। नंबर 2, मतलब उन्होंने नहीं, उस वक्त की कैबिनेट ने फायदा दिलवाया था SRO के तहत। अच्छा, उस वक्त फैसल वावड़ा साहब खुद कैबिनेट में थे, तो ही इज, अगर गलत हुआ था तो ही इज पार्ट ऑफ दैट। और उस पे मोहसिन अजीज साहब ने कहा था कि मोहसिन अजीज साहब ने इस बात को उठाया भी था कमेटी में कि ये गलत हुआ, इसकी तहकीक हो। और वो तहकीक उस वक्त हो रही थी, फिर हुकूमतें बदल गई और उसके बाद वो उस कमेटी ने उस चीज को उठाया ही नहीं। तो ये मोहसिन अजीज साहब की बात थी। अब आ जाते हैं दूसरी बात जो उन्होंने,
उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे लोगों के पास जो होती है ना वो नॉन कस्टम पेड या इस किस्म की चीजें हो जाती हैं। देखिए मुझे मालूम नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, वो बेहतर जानते, इसका जवाब वो दे सकते हैं। और अगर वो सच है, अगर वो सच है तो उनके ऊपर, जिन लोगों के पास है उनके ऊपर केस होना चाहिए। और अगर ये झूठ है तो ये जो नया लॉ पास हुआ है, इस लॉ के तहत इनके ऊर हद की इज्जत का दावा होना चाहिए, वन वे और अनदर वे। लेकिन अब सवाल उठता है इनके ऊपर केस कौन करेगा, क्योंकि सबको पता है इनकी बैकिंग किसकी है। नंबर 2, क्या वो लोग जो केस करेंगे या कुछ और होगा वो क्या वाकई सच है? ये सारी चीजें इन लोगों ने एक इतना, जो फैसल वावड़ा साहब ने जो बात कर दी है, अब इसके ऊपर जाके मेरे ख्याल में इसके ऊपर तहकीकात जरा ज्यादा होनी चाहिए। पता चले कि वो कौन लोग हैं, पता चले कि वो क्या है, जो मर्जी है, जिस मर्जी पार्टी से हो। लेकिन ये मेरी नजर में शायद ऐसा होता हो, मेरी नजर में शायद ऐसा होता हो। ये बहुत सारे, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप, मैंने आज सेनेट में भी कहा था कि अगर आप वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम का 2017 की बात कर लें तो वो कहते हैं कि ये जो बजट बनता है, अगर उसमें 3 चीजें ना हो जो अवाम के लिए बनता है, सिक्योरिटी, इक्विटी, दूसरी चीज, और तीसरी कि वहां पे प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मेकिंग मनी। तो इसका मतलब ये है कि जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, जो बजट बन रहा है, वो अवाम के लिए नहीं बन रहा, वो किसी ऐसे तबके के लिए बन रहा है जिसके पीछे किसी न किसी किस्म का माफिया है। जब हम अपने आप को पीछे परखना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि आज पाकिस्तान के 2 बड़े मसले हैं, एक पावर और एक पेंशन। ये दोनों, इन दोनों जमातों की मरहून मिन्नत है कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का, सर पावर इतना बड़ा मसला नहीं है, पावर है तो वो अपना निजाम चला रहे हैं। नहीं, पावर, मैं पावर जनरेशन की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ। मैं सर मैं उसी तरह का मैंने आपको चुटकुला दिया जो आपकी तकरीर में आपको किसी ने दिया। हाँ, सॉरी, जरा सादा आदमी जल्दी देर से समझा। डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि फैसल वावड़ा साहब ये कहते हैं कि जो टैक्स लगाए गए हैं उससे प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो बैठ गई है। अब ये टैक्स आप समझते हैं कि हुकूमती मंशा से लगे? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिश की और बहुत हद तक कर लिया है, और मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। ये जो हमारा डीसी रेट है ना, डीसी रेट, जिसको हम कहते हैं जायज तरीके से हम नाजायज काम कर रहे हैं, हम इलीगल काम को लीगल कर रहे हैं। मैं 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 करोड़ की, पहले तो 25%, आप 10-12% से ज्यादा शो नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 75% तक ले गए थे, लेकिन फिर मेरे ख्याल में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा 60% पे, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर हो गया था। लेकिन मैं इसे समझता हूँ ये 100% टैक्स के अंडर आना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी बात ये है, इसमें अगर आप देखें, इसको छोड़ दें, ये तो अपनी जगह पर है, आप इसके साथ कम से कम एक 26 के करीब या 30 के करीब इंडस्ट्रीज है वो भी चल रही होती हैं, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बहुत ज्यादा करती है, लेकिन टैक्स होना चाहिए इनके ऊपर, पूरे पे टैक्स होना चाहिए। टैक्स कम कर दो लेकिन सब पे टैक्स लगाओ। आप बजाय 3%, 4% के आप 0.5% कर लो, 1% कर लो, ये कर। लेकिन फैसल वावड़ा एक बात सही कर रहा था। देखिए, जब एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि जी आपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको इंपोर्ट करने को और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देना है, तो इसके लिए आप टैक्स, उनके इंपोर्ट के ऊपर टैक्स कम करो। इसका डबल फायदे, एक हमें ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो जो बर्डन ऑफ हमारा ऑयल का इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा। नंबर 2, जो हमारा जो उसकी वजह से जो फ्यूल जो कंजम्पशन होती है और उसकी वजह से जो पोल्यूशन होती है वो कम हो जाएगा, और उसका डबल बर्डन ऑन हेल्थ भी कम हो जाएगा। तो वो चीज बिल्कुल अपनी जगह सही है कि जब आप एक पॉलिसी बना लेते हो उसके बाद फिर आप उसके अगले साल उस पूरी पॉलिसी को रिवर्स कर देते हो। तो जिन लोगों ने इस दौरान में इन्वेस्ट किया हुआ है करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बेस्ड ऑन द पॉलिसी, आप उस पॉलिसी को बदल देते हो, तो फिर मुझे एक बात बताएं, हमारे मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा जब पॉलिसी यकसा नहीं रहती? अच्छा डॉक्टर साहब ये तो बता दें, डॉक्टर साहब ये बात समझ आ गई, ये तो बता दें, ये KPK में बिजली का बहरान और फिर सारा मामला जिसको आज सबसे बड़ा इशू बनाया जा रहा है, जिसे हर जगह डिस्कस किया जा रहा है, ये बहरान हल किस तरह होगा? क्या इसका कोई हल आपकी नज़र में है, या फिर एक जानबूझकर एक ही सूबे को निशाना बनाया जा रहा है, या वाकई इस पे कोई मसला है?
देखिए, मुझे नहीं मालूम कि इसका एक्चुअल मसला कितना बड़ा है कितना नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है। वो तो ये बताते हैं कि एक्चुअल कितना बड़ा है। वो कहते हैं 6300 मेगावाट हम पैदा करते हैं, 2600 क्या हमारी डिमांड है, लेकिन हमें 1800 या 2000 मेगावाट दी जाती। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ ना। अब ये ठीक है, इसको हम वो कर लें, लेकिन सवाल ये उठता है जो मेरी नजर में कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंगल आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे, सिंगल आउट कर रहे हैं। आप देखें, ये लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है असेंबल होने की, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पॉलिटिकल गैदरिंग के लिए असेंबल होने लगती है, ये दफा 144 लगा लेते हैं। फिर जब दफा 144 लगाते हैं तो जब मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी बाहर निकलती है तो ये उसको कुछ नहीं कहते हैं, हालांकि दफा 144 लगा होता है। लेकिन जब तहरीक इंसाफ कहीं निकलने की कोशिश करती है तो दफा 144 के बेसिस पे ये सब के ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट के लिहाज से केसेस कर लेते हैं, और एक एक दो दो तीन तीन चार चार वो कर लेते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये फस्तायत भी शायद छोटा लफ्ज पड़ जाए, ये प्रॉब्ली फिरौनियत से भी बड़ी एक चीज होगी, उससे भी एक नेगेटिव चीज जो हो सकती है ना, ये वो लोग कर रहे हैं। ये एक दूसरे को डराते हैं कि तुमने अगर मेरा काम ये नहीं किया तो मैं इमरान खान को सपोर्ट करूंगा और वो आ जाएगा और तुम जेल में चले जाओगे। ये कहते हैं कि मतलब एक किस्म का नहीं होता कि 50 कोस दूर तक PMLN और पीपल्स पार्टी वाले जो है ना इमरान खान के नाम से डरते हैं कि भाई इमरान खान आ जाएगा। ये जब मैंने बात आज कही थी, मेरा माइक भी बंद कर दिया। हो सकता है आपका प्रोग्राम में भी आप थोड़ी देर में कहते हैं कि जी इस बंदे को तो गायब करो, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए, अगर हम लोग ये समझते हैं कि इस तरह करने से हम लोग इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे, क्या ये सारी चीजें ठीक करने से हो जाएगी? कभी नहीं होगी। जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा, आपका कोई काम ठीक नहीं होगा, पीरियड। ये हर एक ने आजमा लिया। अगर आप कुछ और आजमाना चाहते हो तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन होगा नहीं तो खुदारा ये काम मत करो। और एक बात मैं बता देता हूं, ये जिस तरीके से इन लोगों ने, देखिए पाकिस्तान का जो दस्तूर है वो CRPC 4971 के तहत कोई औरत हो, कोई बीमार आदमी हो या कोई बच्चा हो 16 साल से छोटा, वो किसी किस्म के भी के केस में उसको सजा मिली हो या वो उस केस में इस वक्त हवालात में हो, उसको बेल मिलती है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट भी है, 2 जजमेंट्स हैं। इन लोगों ने 70 साल की औरत को जो बीमार भी है और औरत भी है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, बल्कि उन 2 और लड़कियों को ये सारा दिन एक वैन में एक जगह से लेके दूसरी जगह तक 45 डिग्री में घुमा फिरा रहे हैं ताकि उनको तोड़ सके। जो शेख रशीद साहब ने जी वो मुझे ये तो डॉक्टर साहब, आप फाइनल तहरीक कब शुरू हो रही है आपकी जमात की? देखिए, इस तरह ये कि मेरे ख्याल में ये इंशाअल्लाह ताला अनकरीब शुरू हो जाएगी। द टाइम हैज टू बी राइट, और उसमें हम 1-2 छोटी मोटी चीजों को क्या कह सकते हैं, उसको थोड़ा सा सेट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज दूर हो जाए, कहीं प्रॉब्लम है छोटी मोटी वो दूर हो जाए इंशाल्लाह। तो आप देखेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये इस वजह से इमरान खान को बंद किया हुआ है कि अगर इमरान खान को इन्होंने छोड़ दिया तो वो जब अडियाला से निकल के बनी गाला तक पहुंचेगा तो उस वक्त तक इनकी हुकूमत गिर चुकी होगी। ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उस अवाम को जो निकलेगी हुकूमत गिर जाएगी इनकी, ये इनको खौफ है। यानी आप ये समझते हैं कि अडियाला से बनी गाला तक का सफर जो है वो हुकूमत को ले डूबेगा, और इसी कश्मकश के अंदर हुकूमत के इकदाम कुछ और चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमतें जब भी चलती हैं तहफ़्फ़ुज़ात बहुत से होते हैं, लेकिन लफ्ज़ों में शेरीनी कहीं ना कहीं पर रहती ज़रूर है।
वो लफ्ज़ों में ना रहे तो रवैयों में ज़रूर रहती है, चेहरों के तासरात में रहती है। लेकिन जहाँ पर शिद्दत पैदा होती चली जाए और कहीं पर तहम्मुल मिजाजी वाला उनसर नुमाया ना हो तो बहुत से फिर सवालात जन्म लेना शुरू हो जाते हैं पॉलिसीज़ के ऊपर भी। और जब आप किसी दूसरे को एतमाद में ना लें और एतमाद में ना लेके मलबा भी उसके कंधों पे रखने की कोशिश करें तो फिर उबाल जो है वो बाहर तो ज़रूर आता है। बहुत सी बातें होती हैं। अब हालिया जो मुलाकात आज हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उसके अंदर क्या बातचीत हुई और बजट तजावीज़ को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक वैलिड मौक़िफ़ है कि अगर आप तनख्वाहदार तबके पर ही ज़्यादा बोझ डालेंगे और अगर आप रजिस्टर्ड 31,000 सिर्फ ताजरों के ऊपर ही बोझ बढ़ाना चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ 10 लाख जो ताजर हैं मजमूई तौर पे, आप उनको टैक्स नेट में नहीं लाना चाहते और आपकी तरजीहात मुख्तलिफ हैं, तो फिर हमारे लिए साथ देना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वह साथ किन बुनियादों के ऊपर दिया जा सकता है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा साहब ने। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन मुर्तज़ा साहब, माजी में आपकी बहुत सी बातें सुनते रहे हम, लेकिन अब आके उसमें जो तेज़ी देखने में आई है वो तो यूँ लगा है कि जैसे अलाव एक जलने लगा है। आपने बात की, हनीफ अब्बासी साहब ने बात की, जवाब आपने दिया, फिर ऊपर से मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब की बात आ गई, वो तलखी बहुत बढ़ रही है। क्या वजह है? ये एक दूसरे के कंधे पे बात रखने की हो रही है या फिर वो जो कहते हैं कि आपकी डिमांड शामिल थी कि गवर्नर साहब जाएंगे तो आप फिर हद के इज्जत बिल को मंजूर करवा लीजिए? बहुत शुक्रिया जी। देखें, चीज़ें इस तरह नहीं है। जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी, आप ये देखेंगे कि किस आदमी ने क्या किरदार अदा किया है। मैं नहीं समझता कि आज मरियम बीबी या मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, उन्होंने वो हालात देखे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कतन भी किसी जिम्मेदारी से नहीं भागती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी कहती है कि आपका जो भी मलबा होगा वो हम शेयर करेंगे, हम आपके इत्तेहादी हैं, अगर हम आपके अच्छे में आपके साथ हैं तो हम आपके बुरे में भी आपके साथ हैं। ये कतन नहीं है कि पीपल्स पार्टी को राय फरार इख्तियार कर रही है या अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो उनके कंधों पे डाल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें उस मशावरती अमल में भी शामिल करें जिसमें आप डिसीजंस लेते हैं, हम अपनी इनपुट दें आपको कि इन चीजों का क्या क्रेडिट है, क्या डिसक्रेडिट है, और फिर जो भी होगा हम उसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे। अगर डेफेमेशन बिल आता है और उस पे सिर्फ ये है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको एक दफा वापस भेज सकती थी और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं भेजा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई बार ये बात क्लियर कर चुकी है कि हमने वो वापस इसलिए नहीं भेजा कि हमारा ये तय हुआ था, स्पीकर पंजाब असेंबली और गवर्नर साहब के दरमियान ये बात तय हुई थी कि हम ये मुतफिका तौर पर तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के उनकी अमेंडमेंट्स लेंगे, सुनेंगे और इसको उन अमेंडमेंट्स के साथ हम चाहते हैं कि वापस भी जाए और ये बिल पास हो के आए। वगरना पीपल्स पार्टी एक दफा बिल वापस कर देती, दोबारा वो बिल आ जाता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उसको नहीं रोक सकती थी। सही। अब इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस जगह पे खड़ी है कि बिल ड्राफ्ट किसने किया, बिल प्रपोज किसने किया, बिल टेबल किसने किया, बिल कमेटी से रेफर हाउस को किसने किया, हाउस ने पास करके गवर्नर के पास भेजा, वो तमाम बरीउल जिम्मा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो बिल वापस ना करने पे गुनहगार है। हसन मुर्तज़ा साहब, चूंकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ पीपल्स पार्टी तनकीद को बर्दाश्त भी करती है और पीपल्स पार्टी ने कभी भी आज़ादी सहाफ़त पे हमला नहीं किया। ये मैं बिल्कुल क्लियर इस बात पे, मैं बहुत पुराना यूनलिस्ट हूँ, मुझे पता है इस बात पे। इसमें कोई आपको आप ना भी कहें तो हमें इस बात का इल्म है। ये तो बता दें कि हनीफ अब्बासी साहब ने आज कहा है कि जनाब आप तो हर मुशावरत में शामिल थे और चंगी खान जो तुसी शामिल हो तो मासी बनने वाले ये काम ना करो। आज तो हनीफ अब्बासी बड़ा खुल के आप लोगों के मतलब उसने इंकशाफात कर दी हैं। हनीफ अब्बासी साहब कोई जिम्मेदार नहीं है। हनीफ अब्बासी साहब के पास कोई पार्टी का जिम्मेदार ओहदा नहीं है, लेकिन उनकी बात की तरदीद भी किसी ने नहीं ना की नून लीग के अंदर से। सर, नून लीग के अंदर से कोई नहीं करे या करे, अब ये तयन करना आपका काम है कि ये नून लीग की लीडरशिप ने के इशारे पे हुआ है या हनीफ अब्बासी साहब ने खुद से किया है। ये तो आप लोगों को इस चीज का करना चाहिए ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आज भी इस चीज पे यकीन रखती है कि हम मशावरत के साथ आगे बढ़ें। इस वक्त मुल्क को, रियासत को जरूरत है
इसमें जो ये गैर यकीनी की सूरत हाल है उससे निकला जाए। सर हम तो यही ताय्युन कर रहे हैं हसन मुर्तज़ा साहब, हमें तो यही मालूम है कि अगर आप बोल रहे हैं तो जाहिर बात है आप एक इंतज़ामी ओहदे के ऊपर हैं और पार्टी लीडरशिप के बयानिए से आप इधर उधर नहीं बोलेंगे। और हमें भी ये मालूम है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई भी शख्स बोलेगा तो वो पार्टी पॉलिसी से इधर उधर नहीं होगा। और हनीफ अब्बासी पुराने सियासतदान है तो जाहिर बात है कि आशीर्वाद पार्टी के अंदर से ही किसी ना किसी का तो है। देखिए यकीनन हो सकता है, मैं आपकी बात को रद्द नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो जब तक कोई ये सबूत प्रूफ नहीं होगा, आज की मीटिंग है उसका भी कोई एलामिया जारी होगा, कोई चीजें बाहर आएंगी तो पता चलेगा ना। मैं हनीफ अब्बासी साहब की ज़हनी कैफियत को सामने रख के तो मियां शहबाज शरीफ साहब की या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की ज़ात पे तो मैं मशकूक नहीं हो सकता कि वो उनकी ये होगी। मैं नहीं समझता, उन्होंने बड़ी तकलीफें देखी हैं, वो कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना जो किरदार है वो नहीं अदा कर सकते। लेकिन अभी चीज़ें खुलेंगी तो पता चलता जाएगा जी। अच्छा, अगर वो आपके जो मुतालबात हैं और अगर हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती कि आपने क्यों ऐसा बयान दिया, और वो फिर बाकी और बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं होती आपकी, जो आपके मुतालबात है नहीं माने जाते, तो क्या आप मुल्क के वसी तर मुफाद के लिए फिर भी साथ रहेंगे या फिर आप फैसला करेंगे अवामी मुफाद के लिए रहेंगे साथ या फिर सियासी मुफाद? देखें ये इस तरह नहीं है कि एक हसन मुर्तज़ा ने ये फैसला करना है। अगर आज वो हमारे मुज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते तो फिर उसके बाद भी हमारे पास CEC का फोरम बचता है, हम अपनी पार्टी की मशावरत के साथ ही अगला लाए अमल तैयार करेंगे ना। अब ये तो इस तरह मुमकिन नहीं है कि एक शख्स के बयान की वजह से या किसी मुज़ाकरात की डिले की वजह से ये इत्तेहाद छोड़ दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी इस मिजाज की जमात नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो उसके इत्तेहादी हमेशा उसके साथ बड़े कंफर्टेबल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हालात को क्यों इस तरफ लेके जाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी कोई भी एक्सट्रीम स्टेप लेने पे मजबूर हो। और ये लेके कौन जा रहा है सर? ये आपके सामने है कौन जा रहे हैं। हम तो आज भी पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात हुई हो, कोई ऐसी चीज हुई हो, हमने तो पहल कभी भी नहीं की। लेकिन सर ये बताइए कि ये एक दूसरे को अडियाला का ड्रावा क्यों दिया जा रहा है? देखिए ये चीजें जब एक दफा मीडिया मैसेजिंग शुरू होती है ना तो फिर वो दूर तलक जाती है। हम तो अवॉइड करते हैं कि ये मीडिया मैसेजिंग की बजाय हम खुद बैठ के बात करें और कोई किसी नतीजे पे पहुंच सके। इनसे खराब होती है जब एक तरफ से एक बात आएगी तो उसको रिस्पॉन्ड तो किया जाएगा। मुमकिन नहीं है कि उस पर रिस्पॉन्ड ना किया जाए और फिर वो रिस्पॉन्स नेगेटिव ही होते हैं, वो पॉजिटिव तो नहीं होते। सुबह वाला हसन मुर्तज़ा साहब और आप वाले हसन मुर्तज़ा साहब में मुझे बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। सुबह तक मुज़ाकरात नहीं थे, अब मुज़ाकरात वाला मामला सारा कुछ हो रहा है। मुझे ये तो बता दें, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही। ये बार बार जो आज मोहसिन रांझा साहब ने कहा है कि फिर दोनों अडियाला जाएंगे, आप दोनों ने क्या किया है जो अडियाला जाएंगे? नहीं देखिए, अडियाला वही जाएंगे जिनका जाना बनता है जिन्होंने जिंदगी अडियाला में काटी है, जिन्होंने अडियाला से लाशें उठाई हैं, जिन्होंने सड़कों से लाशें उठाई हैं, उनको अब कोई अडियाला की धमकी दे। ये अडियाला 11 साल हमारे कदमों के नीचे नहीं रही। इस अडियाला के बाहर मेरी लीडर जब धूप में बच्चों को लेके मुलाकात के लिए बैठी होती थी, उस वक्त अडियाला हमारे से दूर था। अडियाला से हमें खौफ नहीं है और फिर मैं नहीं चाहता कि कोई भी अडियाला जाए और वहां से इलाज के लिए जाने की नौबत आए। बाहर ही जो है वो बेहतर है। पीपल्स पार्टी जो है वो अब भी ये चाहती है कि मुल्क की बेहतरी करो। अडियाला और इसको छोड़ो, अडियाला में कौन जाता है कौन घबराता है ये वक्त बताएगा। नहीं आप क्या समझते हैं कि अडियाला जाने की किसी और की नौबत आ सकती है, और अगर आ सकती है तो आपके पीछे हटने? देखें, यहाँ पे पीपल्स पार्टी के पीछे हटने से या पीपल्स पार्टी के साथ होने से आप थोड़ा सा टाइम नहीं देते, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि अडियाला कौन जाता है। क्या आप थोड़ा सा सस्पेंस नहीं रहने देते एक रात के लिए कि क्या नतीजा निकलता है? आप कह रहे हैं कि वो पटारी में से कुछ ना कुछ निकल आएगा?
चले मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा, फिर मुझे पता आपके पास टाइम बड़ा थोड़ा है। हम एक रात हम एक और इंतज़ार कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस रात में फिर कहीं और से मैसेज आ जाए और आप मान भी जाएं। नहीं, पीपल्स पार्टी और मैसेज पे यकीन नहीं रखती। हम इंशाल्लाह और मैसेज, अल्लाह माफ करे, किसी और का नहीं कह रहा, और सर बड़े मियाँ साहब ही फोन कर लेते हैं ना, बड़े जो है बड़ों का फोन जो होता है वो तो सुनना पड़ता है ना। कोई भी फोन कर सकता है और सियासतदान की बात मानी भी जा सकती है, बशर्ते ये बात किसी साइड लगने दे। बात किसी साइड लगने दे, देखते हैं कि बात के सद तक साइड लगती है। बहुत शुक्रिया सैयद हसन मुर्तज़ा साहब इस हवाले से करने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, क्या अखज़ किया है आपने सैयद हसन मुर्तज़ा साहब की बातों से? क्योंकि आज फैसल करीम कुंडी साहब ने भी कहा कि गंदम खरीदारी पे करप्शन का सबको पता है कि कौन मुलव्वस है। हसन मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि कम अज़ कम हमें अडियाला से बाहर इलाज के लिए जाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। क्या होगा आज रात में? तय हो गया मामला, होना क्या है, सब सियासत करेंगे लेकिन वोट बजट पे देंगे। मैंने एक लफ्ज़ कहा ना कि वसी तर मुफाद, ये बड़ा कमाल का लफ्ज़ है। जब हमारा दिल करता है ना, वसी तर मुफाद में अवाम की कुर्बानी दे दो, वसी तर ज़ाती मुफाद, ये नहीं होता। अच्छा, लफ्ज़ होता है वसी तर कौमी मुफाद, ना 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 ना। अच्छा, वो कौम पता किसको गिनते हैं? तू मैं तू मैं तू मैं तू मैं तू मैं ए, बस एक ये ही ज़ाती। बात यह है कि यासर साहब इसकी आज कोई बात नहीं कर रहा। कल भी मैंने ये बात की, कोई बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं हम कर रहे कि केपीके पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके बिजली के मसले को क्यों नहीं हल कर रहे यासर साहब? 12 घंटे वो कहते हैं लोड शेडिंग कर लें, हमें मंजूर है, और 18 घंटे 16 घंटे वो लोग कहते हैं हमारी लोड शेडिंग होती है। वो कहते हैं 16 घंटे भी कर लें मंजूर है, लेकिन बराबरी की बुनियाद पे करें। बिल्कुल, देखिए हम ये पाकिस्तान बराबरी की सतह पे है, यहाँ पे हर सूबे को बराबरी की सतह पे होना चाहिए। अगर आप कहते हैं जनाब वो बिल नहीं दे रहे, तो फिर बिल तो बहुत से नहीं दे रहे, बहुत सी जगहों से बिल नहीं आ रहा। मैं नाम नहीं लेता चूंकि मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। तो यार ये बड़ा जुल्म हो रहा है। मुझे आज बड़े फ़ोन आए हैं वहाँ से लोगों के, उन्होंने कहा आप हमारी बात ज़रूर करें, हम किस अज़ियत में कर रहे हैं। दुकानदारी नहीं कर सकता, घर के अंदर घरेलू लोग जो है वो बेचारे अपनी ज़िंदगी जीवन बनी हुई है। गर्मी आप देख रहे हैं कितनी है, इंतहा की गर्मी है, इंतहा की। और अगर कहीं बारिश हो जाए उसके बाद जो हवस का आलम होता है वो आप सोच नहीं सकते। हम क्यों कर रहे हैं उसके एक सूबे के साथ ऐसा? अगर आपको किसी सियासी लीडर से तकलीफ है उससे करें, बिजली का मसला जो करें। बिजली का मसला तो एक तरफ, उसके घर की बिजली काट दो यार, और बाकी कौम को तो ना करो तंग। वो आपके लोग हैं, आपके हैं, आप करें। देखें ना उस शुबे में कितने तफरीही मकामात हैं जिससे कितने लोग मुस्तफीद होते हैं। सियाहती मकामात हैं, तफरीही मकामात बेइंतहा हैं। जब आप ये सारा कुछ करेंगे तो क्या इंप्रेशन जाएगा, क्या वहाँ पे रेपुटेशन हमारी जाएगी? जब आप देखते हैं कि एक वज़ीर आला जो है वो खुद स्विच करने जा रहा है, आप रोज़ाना खबर दे रहे हैं कि 1 MP है, 2 MP है, 3 MP। फिर असद कैसर ने कहा कि मेरे ज़िले में इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि बस हो गई है। ये हर दूसरी जगह भी हो रहा है। क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है? वो दूसरा ये भी क्लेम करते हैं, वो कहते हैं कि जो वफाक पंजाब को हिस्सा तो दे रहा है और पंजाब में डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, तो आप उसको बुनियाद बनाना चाहते हैं कि आपकी कारकर्दगी अच्छी है, खैबर पख्तूनख्वा को आप पैसे नहीं दे रहे, हम ड्राइवर नहीं कर पा रहे, तो आप वहाँ पे बुनियाद बनाना चाहते हैं हमारी कारकर्दगी बुरी। सबसे बड़ी बुरी बात जो है ना, सबसे बुरी बात, अच्छा आज एक बात उसने अच्छी कही, मैं पहले अच्छी बात कर दूँ। अता तारड़ ने उसने कहा जी सबको मिल के चलना चाहिए, लेकिन जो बुरी बात है हमारी वज़ीर इत्तलात पंजाब जो है वो हर बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सफाई पे, और बीच में आ गया KPK। अच्छा मुझे ही समझ नहीं आता कि उनके जहन पे 24 घंटे यहाँ बानी तहरीक इंसाफ या अली अमीन गंडापुर या KPK, ये सवाल है। हम नफ़रत की दीवार को गिराना है या नफ़रत की दीवार को बुलंद करना है यासर साहब? जब हम ये मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो सबको मिल के चलना होगा। पंजाब बड़ा भाई है
और बड़े भाई जो है उसको बड़े भाई वाला रोल अदा करना होगा इस मुल्क की बेहतरी के लिए। बड़ा क्लियर सी चीज़ है, उतना कोई नहीं बोल रहा। मुझे समझ नहीं आती, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ आखिर इसी बात पे होती है। तो यासर साहब, हमें हमारी आवाज़ अगर हुक्मरानों तक पहुंच रही है तो उन्हें ज़रूर देखना चाहिए कि कम से कम हमें अपने जिस्म के एक हिस्से को वही खुराक देनी चाहिए जो हम दूसरे हिस्से को भी दे रहे हैं। हमें अपने जिस्म के एक हिस्से को मफलूज नहीं करना। हमें इस पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए हर सूरत में अपने तमाम सूबों को एक जैसा उनके साथ सलूक करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर मोहब्बत नहीं होगी। सियासी इंतकाम सियासी लोगों से लिया जाता है, वहाँ की आवाम से नहीं लिया जाता। मैं नहीं कह रहा कोई सियासी इंतकाम लेता है, लेकिन ये कहा जा रहा है, ये वो खुद कह रहे हैं, और ये बात वो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर हर जगह कह रहे हैं। और जहाँ तक बात है बिजली की लोड शेडिंग की, बिल्कुल होती है यासर साहब। मैंने तो आपको बता ही दिया था कि यहाँ इस मुल्क में तो बिजली का ये आलम। हमने कल टेलीफोन कॉल्स की थी ना जी, उठाया किसी ने फ़ोन? तो ये तो आलम है। तो KPK के अंदर जो लोगों के साथ हो रहा है, अगर ये बंद नहीं करेंगे तो मैं आपको एक बात बता दूं, इससे इनको वोट नहीं मिलेगा, बल्कि इनके वोट का बेड़ा गर्क होगा। और ऐसा बेड़ा गर्क होगा ये सोच नहीं सकते। पता नहीं क्यों नहीं सोच रहे कि इनके अपने लोग भी वहाँ पे हैं। शायद कहीं ये मियाँ नवाज साहब की शिकस्त का बदला तो नहीं लेना चाह रहे। ये वो कहते हैं तहरीक इंसाफ के दोस्त। शायद समझ उस दिन आएगी जिस दिन कारकुनान बोलना शुरू होंगे। उस दिन से पहले हम मुल्क की बेहतरी के लिए तो कोई इक़दाम उठा सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात आपसे होगी कल, अल्लाह ने के बाद।